हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके पहले पढ़ चुके हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और हमको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में इंक्रीज होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, वैसे वैसे सॉल्यूशन की चेंज होती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। तो पहले पढ़े होंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी लिक्विड को सॉलिड स्टेट पे जाने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जहाँ जिस टेम्परेचर से वो क्या होता है सॉलिडिफाई होना शुरू करता है कोई लिक्विड, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका और डिफिनीशन देखेंगे, इससे वेपर प्रेशर से रिलेट करके इसको समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट आखिर है क्या। तो व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट एक हमारा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट। कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या, एक टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन अ लिक्विड फेज, यानी किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। कहने का मतलब क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी लिक्विड को क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड क्या होगा, जैसे फ्रीज होगा तो धीरे धीरे उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में आना स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे सॉलिडिफाई होना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो जहां पे सारे लिक्विड क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक, उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर, मान लीजिए वेपर प्रेशर क्या है इसका, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और जैसे जैसे फिर क्या होगा, अब वो लिक्विड हमारा क्या होगा, सॉलिड में चला गया। अब धीरे धीरे सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल, ठीक है, अब वो जो प्योर सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक, या इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लेकर, कि जैसे अगर मान लीजिए कोई सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉलिड सॉलिड मतलब जैसे मान लीजिए वाटर है तो उसका सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस। तो अगर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे पूरे सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल भी क्या करते हैं, वेपराइज होते हैं, तो वो धीरे धीरे वेपर में बनते 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 जब सारे सॉलिड वेपराइज होकर लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे तो ये प्रोसेस क्या होता है, तेजी से होता है। ठीक, तो सॉलिड हमारा क्या हो रहा है, वेपराइज होके ये लिक्विफाइड हो रहा है, तो सारे सॉलिड अब लिक्विफाइड हो गए। तो ये हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉलिड का बढ़ेगा और ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। तो इस यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, और अब किसी लिक्विड को हम लोग सॉलिड फॉर्म में ले जा रहे हैं तो सारे सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल क्या हो गए, सॉलिड फॉर्म में चले गए हैं। तो जिस वेपर प्रेशर पे दोनों, ठीक है, फेज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज इन अ सॉलिड फेज। जहां पे दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, बराबर हो जाता है, उस वेपर प्रेशर को बोलते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे, इसे बोलेंगे क्या, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी लिक्विड हमारा फ्रीज होते 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 सॉलिड फॉर्म में चला गया, यानी अब उसके बाद क्या होगा, सॉलिड पूरा धीरे धीरे वो लिक्विड, वो भी उसके बाद क्या हो रहा है, वो लिक्विड हमारा धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे दोनों क्या वेपर प्रेशर क्या हो, इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, इस टेम्परेचर के बाद क्या हो रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, और इस टेम्परेचर के बाद ये सॉलिड फॉर्म में जा रहा है। तो किसी लिक्विड को अगर सॉलिडिफाई करना है तो वहां पे देखिए क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है। ठीक, लेकिन अगर प्योर सॉलिड है, अगर वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है धीरे धीरे, तो वो क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है थोड़ा सा ये तेजी से यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए पढ़ना क्या है हमें,
बात करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के केस में। यानी जो प्योर सॉल्वेंट होगा तो प्योर सॉल्वेंट का तो ग्राफ इस तरीके से जाता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, ये लिक्विड वेपर प्रेशर जहां पे इक्वल हो गया उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म है, जिसका ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है। लेकिन अगर इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई शुगर ऐड कर दिया जाए या कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा कि जिस टेम्परेचर पे वो प्राइज हो रहा था या जिस टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, ये लिक्विड हमारा सॉलिडिफाई हो रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होना शुरू किया। अब उस टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिडिफाई नहीं होगा। यानी अगर हम लोग सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करें टेम्परेचर के साथ साथ, तो सॉल्यूशन को का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है। यानी इसको सॉलिड में जाने के लिए या इसको फ्रीज होने के लिए सॉल्यूशन को और टेम्परेचर पीछे जाना पड़ा। यानी इस टेम्परेचर पे जाके क्या हो गया, हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था वो सॉलिड में जाना शुरू कर गया, ठीक। तो इस टेम्परेचर पे ये सॉलिड में जाना शुरू कर दिया, तो इसको बोलते हैं T0F, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या दिखा रहा है, प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट T0F। लेकिन अगर इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो वो उस टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाई नहीं हो रहा है, उसको टेम्परेचर और पीछे जाना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग TF। TF का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा दिखा रहा है TF। अब देखिए होता क्या है, देखिए फ्रीजिंग का मतलब क्या है, फ्रीजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वॉल्यूम कम हो जाए। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि पार्टिकल का रीअरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल, एक ऑर्डर वे में पार्टिकल क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे प्योर लिक्विड, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल्स हैं सारे, तो वो क्या रहते हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। जो लिक्विड फॉर्म में रहता है हमारा प्योर वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर इसका एक, ठीक है, एक ऑर्डर वे में रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है सारे मॉलिक्यूल मिलके, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उस सॉल्यूट के पार्टिकल बीच बीच में क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया या कोई साल्ट ऐड कर दिया, तो उसके पार्टिकल भी क्या होंगे, इसी के बीच बीच में कहीं ना कहीं वो आना शुरू करेंगे उसी वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में। तो जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब इसको फिर से दोबारा रीअरेंज करके सॉलिड फॉर्म में जाने के लिए और टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, पीछे ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ऐसा नहीं कि किसी चीज को फ्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा घट जाएगा। वाटर को जब ठंडा करते हैं तो उसका वॉल्यूम घटता नहीं है, ठीक है। उसका जो शेप होता है आइस के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ और है, ठीक है, लिक्विड में स्ट्रक्चर इसका कुछ और है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितना गैप लिक्विड स्टेट पे रहता है उतना गैप क्या होता है, सॉलिड स्टेट में भी रहता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम वाटर का डिक्रीज नहीं करता है, वॉल्यूम क्या होता है, एज इट इज रहता है उसका, केवल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज होता है। वैसे ही जब प्योर वाटर को फ्रीज कर रहे थे तो प्योर वाटर क्या था, इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जा रहा था, ठीक है। ये ठंडा होते होते क्या था, इस टेम्परेचर फ्रीज हो रहा था। लेकिन इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करके उसको ठंडा करने चले तो पार्टिकल जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के हैं वो तो वेपर बना नहीं रहे हैं, बल्कि वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। तो अब उसको फिर से सॉलिडिफाई होने के लिए, ठीक है, फिर सॉलिडिफाई होने के क्या करना पड़ता है, अपना टेम्परेचर और पीछे ले जाना पड़ता है। तो ये इस टेम्परेचर पे जाके सॉलिडिफाई हो रहा है। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट था डेल्टा T0F, ठीक है। लेकिन ये T0F था, लेकिन हम लोग क्या किए, जब सॉल्यूशन की बात किए तो कितना आ गया, TF आ गया। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये जब डिक्रीज कर गया तो इसके डिफरेंस को बोलते हैं डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF,
कहने का मतलब यहाँ पे जो टी नॉट एफ है वो ग्रेटर देन है टी एफ से। तो अगर टी एफ में से टी नॉट एफ को माइनस कर दिया जाए तो देखकर निकल जाएगा कौन चीज, यहाँ पे निकल जाएगा डेल्टा टी एफ, यानी प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हो गया। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम इसलिए हो गया क्योंकि पार्टिकल्स, ठीक है, उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड हो गए। अब उसको दोबारा से ठंडा करने के लिए टेम्परेचर को और पीछे ले जाना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा क्या है, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन था ये। अब इसके बाद देखिए है क्या, अब इस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को अगर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड करता है, ठीक है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी पे ये डिपेंड करता है, यानी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था, मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा था, उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, ये डिपेंड करता है मोलैलिटी। ये डिपेंड करता है किस पे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे। तो यहां पे अगर देखा जाए इसका फॉर्मूला, ठीक, When a non-volatile solute added into a pure solvent, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो भी फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीजेज इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसका घट जाता है, यानी जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा था उससे पीछे टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इस डिक्रीज में इतना भी चेंजिंग आता है, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमको पता है, अगर इससे कैलकुलेशन की बात करेंगे तो मान लीजिए कि हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, टी नॉट एफ, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना बन गया, टी एफ हो गया। तो इसके तो हमको पता है, ठीक है, कि जो प्योर सॉल्वेंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, ज़्यादा था, ऐड कर दिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, उसका डिक्रीज हो गया। तो इसके डिफरेंस को, ठीक, तो इसमें जो डिफरेंस होता है उसको दिखाते हैं किससे, डेल्टा टी एफ से। ठीक, यहां पर देख लीजिए डेल्टा टी एफ क्या, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर का ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूशन का कम है, तो इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ये दिखा रहा है डिप्रेशन को, ये प्योर के लिए है, ये क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग देखिए बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करना है और इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। जनरली क्वेश्चन में जो भी सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए वो डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, बहुत कम होगा। तो सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे कम होगा, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अभी यहाँ पे बात हो चुकी है कि ये मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो अगर ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दें, प्रोपोर्शनल को हटा दिया जाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, इसको बोलते हैं के एफ। इसका नाम होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमारा क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। एम तो पता ही है, एम क्या डिनोट कर रहा है, मोलैलिटी को। ठीक है, एम डिनोट कर रहा है मोलैलिटी को। तो ये तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। के एफ का देखिए एक और नाम है, एक नाम तो आप लोगों का हो गया, ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं।
या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसे बोल सकते हैं। एक इसका जो नाम है कभी कभी पूछता है, इसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको अलग से डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। और यहाँ पे यम क्या है, एम इज अ, यहाँ पे जो यम है वो क्या है, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन है। तो कभी कभी देखिए आप लोगों का देता है कि बताइए कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या केएफ, ठीक है, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता क्या है। तो अगर इसे डिफाइन किया जाए तो हमको पता है फार्मूला डेल्टा टीएफ बराबर क्या है, केएफ इंटू यम। अब यहाँ पे अगर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाए, मोलैलिटी 1 कब होगा, क्योंकि मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन केजी। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वेट होता है केजी में। तो अगर हम लोग 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर दें तो सॉल्यूट कितना हो गया, 1 मोल इंटू 1 केजी। तो हमारा जो मोलैलिटी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 मोल पर केजी। ठीक है, तो मोलैलिटी आ गया हमारा 1 मोल पर केजी। तो अगर मोलैलिटी 1 मोल पर केजी हो जाए तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो बोलेंगे, ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, इज अ डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन, ठीक, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एडेड इनटू 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब कि 1 केजी सॉल्वेंट में अगर 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर दें तो जो भी डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में उसको बोल सकते हैं केएफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं। तो यहां पे देख लीजिए, ठीक है, तो हम लोग देखिए केएफ को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे बना हुआ है फॉर्मूला, ठीक, डेल्टा टीएफ बराबर क्या है, केएफ इंटू एम है। केएफ हमारा क्या होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट है। तो अब इसको अलग से अगर बात करें केएफ की, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो गया था, केएफ इंटू एम। तो एम अगर 1 हो जाए तो डेल्टा टीएफ बराबर हो गया केएफ। ठीक है, तो केएफ का यूनिट क्या हो सकता है, अगर यहां से यूनिट अगर इसका निकालें तो केएफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ बाई एम। और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है, एक टेम्परेचर है। तो ये जनरली किसमें रहता है, केल्विन में। ठीक, और ये क्या है, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। लेकिन ये क्या है, अपॉन में है। तो अपॉन में है तो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स केजी, यानी केल्विन केजी मोल इनवर्स या पर मोल। तो ये है केएफ का यूनिट। तो केएफ कभी कभी पूछता है कि केएफ को डिफाइन करिए, तो हम लोग बोलेंगे मोलैलिटी क्या हो जाए, 1 मोल पर केजी। तो 1 मोल पर केजी मोलैलिटी हो गया। तो जो भी डेल्टा टीएफ वही केएफ है। केएफ की यूनिट क्या हो गई, किलो केल्विन पर मोल हो गई। ठीक है, तो अब यहां से देखिए अभी फॉर्मूला और बनेगा। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। यहां पे देख लीजिए डेल्टा टीएफ जो है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू यम। यम क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये बन गया केएफ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और ये क्या है, वेट इन केजी। मान लीजिए क्वेश्चन में वेट क्या होगा, जनरली किसमें दिया होता है, ग्राम में। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से यहाँ पे कर देंगे डिवाइड। तो ये फार्मूला बन के आएगा केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन
स्मॉल m चला जाएगा नीचे, कैपिटल W आ जाएगा न्नीचे। तो ये आ गया आप लोगों का फार्मूला डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये है फार्मूला, ठीक है। जिससे क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या करता है, ये पूछता है, ठीक है, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना होगा तो यम इक्वल टू बन जाएगा हमारा KF इंटू स्मॉल w 1000 डेल्टा TF, ये चला जाएगा अपॉन में कैपिटल W, ठीक। मोलर मास, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जलने निकालने के लिए क्या करता है, देता है, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोलते हैं। तो ये कभी कभी निकालने के लिए देगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए फार्मूला है, ये फार्मूला कैसा है, ये फार्मूला जैसे डेल्टा TB का फार्मूला था वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसा ही है, बस क्या है, TF की जगह क्या है, TB की जगह क्या आ गया है, TF आ गया है। तो ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर था। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो चारों में क्या था, ये लास्ट वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके पहले ऑस्मोटिक प्रेशर था, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थे और ये हमारा समाप्त हो चुका है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो ये हमारा फार्मूला है, यहाँ से क्या होगा, इसके न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे जरूरी क्या था, इसका ग्राफ को समझना और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के जो फार्मूला होता है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जनरली होता है क्या है कि न्यूमेरिकल इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, समाप्त हो चुके हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो और उसके आगे पढ़ना है हमें वांट ऑफ फैक्टर, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ से क्या होता है, आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन फिक्स है वांट ऑफ फैक्टर से, एक क्वेश्चन बड़े में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, पढ़ाई जारी रखिए, थैंक यू।